Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी में करेंगे द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और जो डेली देखते हैं वो लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कराने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये क्या है, देखिए, अगर मैं एक सैंपल स्पेस लेती हूं थ्रोइंग अ डाई, तो क्या होगा आपका आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट E1 E2 बी द टू इवेंट्स। E1 एक इवेंट है और E2 दूसरा इवेंट है। सपोज मैं कहती हूं कि E1 जो इवेंट है आपका वो ऑड नंबर आने चाहिए, तो ऑड नंबर क्या है 1 3 एंड 5। क्लियर? एंड E2 आपका इवेंट है, मुझे चाहिए इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है 2 4 एंड 6। क्लियर? ये तो पता है कि आप, ये सबको पता है कि सैंपल जो इवेंट है वो सबसेट ही है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट इसका इंटरसेक्शन कर दूं E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। क्लियर? तो देखिए E1 इवन नंबर, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर, तो दैट मीन्स कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो इट मीन्स क्या है ये 5। दो इवेंट का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। सेकंड, अगर मैं इनका यूनियन कर दूं E1 और E2 का यूनियन कर दूं तो सारे एलिमेंट आते हैं बट रिपीटेड नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स ये वापस क्या आ गया सैंपल स्पेस। क्लियर? और थर्ड कंडीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ये तो सबको पता है कि अगर कोई भी इवेंट है, यहाँ पे दो इवेंट लिए मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जो वैल्यू है 0 और 1 या फिर इनके बीच होने चाहिए। दैट मीन्स द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या है कि अगर आपका इवेंट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, कुछ भी कॉमन नहीं आता। क्लियर? एंड इवेंट का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस आए, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 के बीच हो या 0 to 1 हो, तो दैट मीन्स हम उस चीज को क्या बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के पार्टीशन करना। क्लियर है? अब देखिए, जो मैंने कहा कि E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड E1 यूनियन E2, मतलब यहां तो मैंने दो ही इवेंट लिए, और भी इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, EN तक इवेंट हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये आपके पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट डेफिनेशन में आपको मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपका इवेंट के इंटरसेक्शन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो होता है, और यूनियन करेगी इवेंट का तो वो क्या हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब नेक्स्ट हमें करना है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, लेट S बी अ सैंपल स्पेस एंड E1 E2 E3 and so on En be n mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment
if A is any event which occur with E1, E2 or so on En तक. Clear? I repeat, let S be any sample space and let E1, E2 and so on EB be an mutually exclusive and exhaustive event associated with a random experiment Let A be any event which occurs with E1, E2 and so on En. ये तो आपकी क्या है, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है. तो मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि पहली कंडीशन क्या है मेरी, E1, E2 एंड En बी द एंड म्यूचुअली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. तो मतलब मेरा क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कि S इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड डॉट डॉट यूनियन En. किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के. सेकंड कि अगर मैं उन इवेंट का दो इवेंट ले लेती हूं, EI इंटरसेक्शन EJ, क्या होना चाहिए उनमें, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. फॉर ऑल I J के बराबर नहीं होना चाहिए. मतलब अगर मैं कह रही हूं कि E1 इंटरसेक्शन E2, I और J इक्वल नहीं होने चाहिए, I के बराबर होता है, या फिर E3 इंटरसेक्शन E4 5 के बराबर होता है, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए. तो डेफिनेशन का मतलब है. क्लियर? तो हम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, P ऑफ A. सबसे पहले ये है पूरा मेरे पास सैंपल स्पेस, मुझे सैंपल स्पेस के पार्टीशन करने हैं. तो अंदर क्या होगी, इवेंट E1 ले लीजिए, ये इतना E2, E3 एंड सो ऑन. इसी तरह लास्ट इवेंट जो होगा En. ठीक है, मतलब E1 कौन सा है, ये पूरा E1, ये आपका E2, ये आपका E3 एंड ये आपका En एंड सो ऑन. क्लियर? ये आपके इवेंट लिए. लेट ए बी एनी इवेंट विच ऑकर्स विद इवेंट. तो ए अगर कोई और इवेंट ले लेते हैं आप, देखिए ये वाला ऐसे, इसको ले लिया मैंने ए, ये है आपका पूरा सैंपल स्पेस. ए बी एनी इवेंट विच अकर विद द इवेंट्स. अब देखिए इनको मैंने E1, E2, E3 लिया और इसको क्या लिया, ए. ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ए इवेंट है वो पहले से ही गिवन होगा, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. आई रिपीट, जो ए इवेंट होगा क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा, हमें निकालना है P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. क्लियर? वो कैसे आएगा, देखिए ये जो रीजन है ये वाला, ये EA रीजन और E1 भी है. सिमिलरली ये वाला जो रीजन है, ये वाला वो क्या है, E2 और ए का भी रीजन है, और ये वाला जो रीजन है वो E3 एंड ए का भी रीजन है, और ये En और ए का भी रीजन है. दैट मीन्स ये वाला पोर्शन क्या हुआ, A इंटरसेक्शन E1, ये वाला क्या हुआ, A इंटरसेक्शन E2, ये वाला A इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन, ये वाला A इंटरसेक्शन En. क्लियर? और अगर मैं इन इंटरसेक्शन का ऐड करूं, वही तो आपका A है, और अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालू, वही तो आपका P ऑफ A है. क्लियर? तो इंटरसेक्शन का ऐड करूंगी, वही आपका पूरा क्या है, इवेंट है. क्लियर? और सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए कि जो E1 है इसका E2 से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. दैट मीन्स पार्टीशन कर रही हूं मैं इसके. तो E1 अलग है, E2 अलग है, E3 अलग है, लेकिन जो ये इवेंट A है वो सब में है, कॉमन कुछ ना कुछ रीजन उस A का है. तो जो प्रोबेबिलिटी A होता है वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
multiply probability of A when E1 has occurred plus probability of E2 multiply probability of A when E2 has occurred. इसी तरह आपको कहां तक जाना है, En तक. Probability of En, probability of A when En has occurred. फिर ये आपके पास फॉर्मूला है. ये तो फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा. लेकिन ये प्रूफ कैसे हुआ, देखिए ए हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एस. क्यों, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए ए में पास इवेंट है 3, 4 और इन दोनों का मतलब ए इंटरसेक्शन एस, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं मैं, कॉमन क्या है 3, 4 ये, तो वापस किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. क्लियर. अब अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस, वो भी ठीक है. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस. क्या है मेरा सैंपल स्पेस, ये देखिए. क्लियर. तो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर लेती हूँ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन En. क्लियर. ये डाल दिया, हो गया. अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, साथ साथ में इंटरसेक्शन और यूनियन आता रहेगा. तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहला आ जाएगा इंटरसेक्शन E1 और यूनियन मतलब प्लस. ठीक है. फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En. अब हमें ये सब पता है, यहां पे मैं क्या लगा दूंगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि अगर मेरे पास ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ये लगता है कि नहीं. तो मेरे पास ऐसी वैल्यू आई है ये वाली, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी. दैट मीन्स फाइनल क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E1 has occurred, probability of E1 plus probability of E2, probability of A when E2 has occurred and so on, probability of En, probability of A when En has occurred. देखिए वही चीज है आपका जो आपको द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. आई रिपीट, मैंने ए को लिखा ए इंटरसेक्शन एस, प्रोबेबिलिटी लगा दिया दोनों तरफ, और एस जो था आपका सैंपल स्पेस वो यहां पुट कर दिया. बाकी आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन की जगह मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया. आप रख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर सकते हैं. देन हमें पता है ये हमारी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे यूज कर दी और आपका द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया. आई थिंक क्लियर है. अब हम करेंगे बेस थ्योरम. नेक्स्ट देखिए बेस थ्योरम. बेस थ्योरम में हमें एक्चुअली रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. क्या है, देखिए अगर सपोज ए इवेंट गिवन है, क्या निकालना है, ए इवेंट गिवन है तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी होती है, बाकी जो ये इवेंट है E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. क्लियर. द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें ए इवेंट गिवन था, हमने प्रोबेबिलिटी भी ए इवेंट की ही निकाली. यहाँ पे हमें ए इवेंट गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी हमें अब इवेंट्स की निकालनी है. क्लियर. तो मतलब अगर हमारे पास ए इवेंट गिवन है तो प्रोबेबिलिटी हमें आई कुछ भी हो सकता है 1 to n. मतलब आई रिपीट, अगर ए इवेंट गिवन है तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है हमें E1 की निकालनी पड़े. ए इवेंट गिवन है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी हमें E2 की निकालनी पड़े. अगर हमारे पास ए इवेंट गिवन है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी हमें E3 की निकालनी पड़े. क्लियर. ये पता होना चाहिए. एंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, देखिए अगर सपोज ए इवेंट गिवन है और मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और या फिर E1 इवेंट गिवन है और मुझे प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, तो ये अगर सपोज मेरे पास दिया है x और ये देखिए इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है. क्लियर. तो ये अगर आपके पास किसी तरह आ गया आपका, ये आप द बेस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये इसका क्या है, रिवर्स है.
क्लियर। तो एक्चुअली जो बेस थ्योरम है वही आपका डेफिनेशन यही है जो आपकी द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में थी। लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस एंड E1, E2, E3 be an mutually and exclusive exhaustive event. Clear? ये था आपके पास associated with a random experiment. Let A be any event which occurs with E1, E2 and so on En. Definition आपकी यही है जो आपकी the law of total probability में थी। अब इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। कैसे? इवेंट ए गिवन है और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई आई की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज अकर्ड ओवर समीशन आई टू आई इक्वल टू 1 to n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज अकर्ड। ये आपकी डेफिनेशन है और आई की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक होगी। अब देखिए मैंने क्या कहा था अभी कि अगर आपके पास ये किसी तरह आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल आप वेस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेरे पास इवेंट ए गिवन है, मुझे प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P ऑफ E1 मल्टीप्लाई P ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड। क्लियर? एंड या नीचे क्या हो जाएगा, सपोज मेरे को टोटल दो इवेंट है तो क्या करूंगी, P ऑफ E1 P ऑफ A ओवर E1 प्लस P ऑफ E2 मल्टीप्लाई P ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड। अगर आपके पास दो इवेंट है, इसी तरह 3 इवेंट होते तो 3 n इवेंट होते तो n तक। सपोज n इवेंट है, अब मुझे इवेंट नहीं पता तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे P ऑफ A व्हेन En हैज अकर्ड। ये फॉर्मूला आपका बेस थ्योरम का है। क्लियर? तो अब देखिए एक्चुअली अगर मैं कह रही हूं कि ए इवेंट जो है आपका गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E1, E2, E3 की। तो देखिए ए इवेंट गिवन है और मुझे प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है। तो इसका ये मतलब है कि जो ए है वो E1 का ही रीजन है। आई रिपीट कि अगर ए इवेंट आपके पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी आपको E3 की निकालनी है, तो जो ये ए आपके पास इवेंट है वो ये वाला है, E3 का ही रीजन है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर प्रोबेबिलिटी आपको E2 की निकालनी है और ए इवेंट आपके पास गिवन है तो ये जो ए है वो ये वाला रीजन है। आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? अब ये आया कैसे, सॉल्व ये हुआ कि अगर सपोज आपके पास इवेंट ए है और आपको प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है। अब मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दूंगी तो वो किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E1 ओवर P ऑफ A। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दूंगी। और ये P ऑफ A क्या है, ये है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बस द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने अभी पढ़ा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका P ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालनी है व्हेन ए इवेंट हैज अकर्ड। क्लियर? तो आपको ऊपर देखिए यहाँ भी ये फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा ये P ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड प्लस ओवर P ऑफ A क्या कहा मैंने, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो हमने अभी भी किया थोड़ी देर पहले। P ऑफ E1 मल्टीप्लाई P ऑफ A E1 प्लस P ऑफ E2 मल्टीप्लाई P ऑफ A E2 हैज अकर्ड। क्लियर? और इसी तरह एंड सो ऑन P ऑफ En मल्टीप्लाई P ऑफ A En। ये देखिए ये आपका आया द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो नीचे वाला था P ऑफ A, तो नीचे वाला फॉर्मूला द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, और यहाँ पे जो आपका इवेंट निकालना है वो यहाँ आएगा। अगर आपको E4 इवेंट निकालना है तो यहाँ E4 और यहाँ भी E4 आएगा। ये है आपका बेस थ्योरम। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 बॉल्स। एक बैग है,
अब देखिए इसको डायग्राम, रिट्रीट डायग्राम बोलते हैं, उससे भी बना सकते हैं। पहले तो लिख लेती हूँ, एक बैग है आपका जिसमें आपकी 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल है, एंड सेकेंड बैग है आपका 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब इसमें मुझे पता नहीं है कि कौन सा बैग सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक बैग आपको सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, जो बैग आपने सिलेक्ट किया है, एक बॉल उससे निकालनी है। 1 बॉल इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब देखिए, सबसे पहले द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जो आपके लिए फाइंड आउट करने के लिए होगा, उसको आपने हमेशा ए लेना है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो इसमें कितने इवेंट हो गए? एक तो आपका ए होगा जो फाइंड आउट करना है, ड्रॉइंग अ रेड बॉल, क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक होगा ड्रॉइंग अ रेड बॉल। इवन मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया पहला बैग, सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, एंड सेकेंड E2, या फिर सिलेक्टिंग सेकेंड बैग, क्योंकि मुझे नहीं पता पहले कौन से बैग से, मतलब या तो E1 से रेड निकलेगी या तो E2 से रेड निकलेगी। अब इसका थोड़ा सा ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं। ऐसे 2 इवेंट है E1 E2, क्लियर। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये ए है, मतलब ए क्या है हमारा, रेड बॉल निकालना है, क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। तो अगर मैं पहला बैग सिलेक्ट करूंगी तो P ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/2। अगर सेकेंड बैग सिलेक्ट करूंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, क्लियर। E1 E2 बैग्स है आपके पास, ठीक है। पहला बैग और दूसरा बैग E2 है। तो अगर मैं E1 को सिलेक्ट करती हूं तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 1/2, 2 ही बैग है। और अगर E2 को करती हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2। अब ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। अगर मैंने E1 चूज किया है, E1, तो मुझे कौन सा बॉल चाहिए, रेड बॉल चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी E1 रेड बॉल कहां से चाहिए, E1 फर्स्ट बैग लिया है, तो मतलब फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालूंगी। तो रेड तो जैसे आप 10th में करते हैं, 4 है, कितना हो जाएगा, टोटल बॉल्स कितने हैं, 4 और 3 7। सिमिलरली P ऑफ ए E2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, कि अगर आपने सिलेक्ट किया है सेकेंड बैग, तो सेकेंड बैग से बताओ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, P ऑफ E1, P ऑफ E when E1 has occurred प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ A ओवर E2। ये होता है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 1/2 था ये, और ये कितना था, 4/7, और ये था 1/2, और ये था 2/6, मतलब 1/3। तो ये हो गया आपका 2/7 और 1/6, 7 6 42, तो 42 एलसीएम आ गया, यहाँ 12 और 7, तो ये हो गया 19/42 आपका फाइनल आंसर, क्लियर। ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई है, E1 है, ये वो है कि E1 आपने बैग 1 आपने सिलेक्ट कर लिया है, प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की बताओ। और E2 मतलब सेकंड बैग आपने सिलेक्ट कर लिया है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, बताओ, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि ये पहले से ही हो चुका होता है, तो ए मतलब रेड बॉल, और ये पहले से ही हो गया, तो ये मतलब रेड बॉल निकालना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 bags. The first bag contains 5 white and 3 black balls. पहले में 5 white और 3 black balls है, पहला बैग है। और सिमिलरली सेकंड में क्या लिखा है, and the second bag contains 3 white and 5 black balls. 3 white and 5 black balls, क्लियर।
दो बैग है आपके पास, इसमें आपके 5 व्हाइट और 3 ब्लैक है, और इसमें 3 व्हाइट और 5 ब्लैक है। अब नेक्स्ट लिखा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि पहले बैग से 2 बॉल निकालने हैं रैंडमली, मुझे नहीं पता कौन सा बॉल निकालूंगी पहले, ब्लैक या 5, ब्लैक या व्हाइट हो सकता है, या दोनों ब्लैक हो सकते हैं, दोनों व्हाइट हो सकता है, एक ब्लैक या एक व्हाइट हो सकता है, फर्स्ट से निकालने हैं। क्लियर। सेकंड कहा है एंड पुट इनटू द सेकंड बैग, उनको सेकंड में पुट कर देना है विदाउट नोटिसिंग देयर कलर्स, देन 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड, यहां पुट करके यहां से भी आपको 2 बॉल निकालने हैं। क्लियर। और पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर व्हाइट एंड ब्लैक, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल्स है आपके या तो व्हाइट होना चाहिए तो ब्लैक होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको क्या लेते हैं, ए लेते हैं। 2 balls आर ड्रॉन, ये क्या लेना है, 2 balls आर ड्रॉन, ठीक है। 2 बॉल निकालने हैं फ्रॉम द लास्ट में सेकंड बैग से निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्वेश्चन में लिखा है देन 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, ठीक है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, क्या हो गए वो, आर व्हाइट एंड ब्लैक। अब आपको इवेंट लेने हैं E1, E2 एंड E3। मान लीजिए वो जो बॉल है आपने बैग फर्स्ट से निकाले, तो बैग फर्स्ट से निकाले, मान लीजिए वो क्या है, ब्लैक है, तो आप लिख सकते हैं 2 black balls आर ड्रॉन फ्रॉम 2 black balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, या फिर 1 black 1 white balls ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट से निकालेंगे, सेकंड थर्ड, या फिर हो सकता है कि दोनों व्हाइट हो, 2 white balls ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। क्लियर। क्या कहा है कि इसमें जो भी जितना भी है 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है, दो बॉल्स निकालने यहां से। क्लियर। अब मुझे नहीं पता कि व्हाइट निकालू या ब्लैक निकालू, तो मैं क्या इवेंट मान रही हूँ कि अब मैंने 2 बॉल निकाले, ब्लैक बॉल निकाले, 2 व्हाइट बॉल निकाले, या फिर एक ब्लैक या फिर एक व्हाइट, फिर यहाँ की बाद में बात होती है। यहाँ से क्या निकलता है, E1, E2 एंड E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मान लीजिए फर्स्ट बैग में टोटल बॉल कितने हैं, 8, मैंने 2 निकाले हैं, ये तो पता है 8C2 होगा, और 2 क्या निकाले, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3C2। क्लियर, क्योंकि तीन बॉल थे उसमें से 2 निकाल दिए। सिमिलरली एक ब्लैक एक व्हाइट, तो यहां से एक ब्लैक, 5 व्हाइट थे उसमें से 1 निकाल दिया, 3 ब्लैक थे उसमें से 1 निकाल दिया, और टोटल 8 है, ये होगा। सिमिलरली E3 2 व्हाइट बॉल निकाले, तो मतलब 2 व्हाइट बॉल निकाले हैं, कितने व्हाइट है, 5 है, 5 में से 2 निकाले टोटल, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3। उसमें क्यों नहीं ऐसा किया, क्योंकि 3C1 3 ही होता है, इसलिए पहले वाले में। क्लियर, तो यहाँ 3C2 इसको कर लेते हैं सॉल्व, कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 इसका भी आएगा, 1 इंटू 2 इसका भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7। क्लियर, या फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, 5 इंटू 3, 8 इंटू 7, लेकिन इसका 1 इंटू 2 भी रहेगा, 5C1 5 भी होता है, तो इसका 2 इंटू 1 ऊपर आ गया। नेक्स्ट 5 इंटू, फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ठीक है, 5 इंटू 4, एंड यहाँ पे भी 1 इंटू 2, इसके 1 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका बाय 4, 3/28, और ये 4 से कैंसिल, और ये 15/28, एंड ये हो जाएगा 5/14। तो ये आपके P ऑफ E1, E2 एंड E3 आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, P ऑफ A when E1 has occurred, ये निकालना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब एक व्हाइट चाहिए एक ब्लैक चाहिए। अगर E1 हो चुका है, मतलब इवन जो इवेंट है, अगर मैंने कितने बॉल निकाले हैं, दो बॉल्स निकाले, तो देखिए अगर यहां से 2 बॉल जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 7, और व्हाइट तो कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे, सेकंड बैग में जाने, तो आपको पता है 7 में से 1 निकालना है
और 3C1, टोटल 2 बॉल निकालने हैं। और यहाँ 7 हो गए क्योंकि 2 ब्लैक बॉल्स मैंने यहाँ पुट कर दिए फर्स्ट से, तो 7 और 3 कितना हो गया, टोटल 10C2 हो गया। क्लियर? अगर आप निकालेंगे यहाँ से, इधर कितने हो जाएंगे, फिर 4 व्हाइट हो जाएंगे और 6 ब्लैक हो जाएंगे। बट मुझे क्या चाहिए, ए क्या है, आपको व्हाइट भी चाहिए ब्लैक भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4C1 और 6C1, एक एक चाहिए, तो टोटल हुआ 10C2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज अकर्ड, कि अगर फर्स्ट बैग से आपने 2 व्हाइट बॉल्स निकाले हैं। अब देखिए, अगर आप 2 व्हाइट बॉल्स डालेंगे इधर तो कितने हो जाएंगे, 7 नहीं, सॉरी, ये व्हाइट बॉल 5 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पुट करने हैं, तो कितने हो गए 5 व्हाइट सेकंड में और 5 ब्लैक, हुए कि नहीं। तो इससे भी मुझे क्या निकालना है, एक व्हाइट चाहिए, एक ब्लैक चाहिए, और टोटल हो गया 10C2। अब इनको सॉल्व करना है, 7 इंटू 3, 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, ये हो गया 5 जा 3 जा, तो 7/15, एंड सेकेंड 4 इंटू 6, 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, ये हो गया आपका 3, 2 5 जा 3, 2 जा 3, 3 जा और 4 और ये कैंसिल हो गया, 8/15 हो गया। क्लियर? 4 2 8, एंड फाइनल जो आपका है 5C1 5, ये भी 5 होता है, 10 इंटू 9/2, ये चला गया इधर 2, तो 2 5 जा 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स 5/9। अब लगाना है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, सेकंड से मुझे 2 बॉल निकालने हैं, 2 बॉल्स निकालने हैं, एक व्हाइट होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए। क्लियर? तो क्या फॉर्मूला होता है, P ऑफ E1 3/28 आ गया, मल्टीप्लाई ये वाला 7/15 प्लस P ऑफ E2 15/28, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई 8/15 प्लस P ऑफ E3 4/15, सॉरी 5/14, मल्टीप्लाई 5/9। क्लियर? अगर आप और भी करेंगे कैंसिल, तो ये हुआ आपका, हो रहा है 7 4 जा, तो 3/60 प्लस, और नेक्स्ट कितना हो रहा है, 7 4 जा 15 से 15, 2/7 प्लस, बाकी ये 5 कैंसिल नहीं हो रहा, 25/126 होता है। अब आप एलसीएम कीजिए, तो जो फाइनल आंसर आएगा 2520 1346 आएगा। क्लियर? इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ एलसीएम आपको खुद करना है। आई थिंक क्लियर हो गया कैसे किया। नेक्स्ट है, एन अर्न कंटेन्स M व्हाइट एंड N ब्लैक बॉल्स, M white and N black balls. Clear? A ball is drawn at random and put back into urn along with K balls of the same color as that of ball drawn. मतलब क्या है कि अगर आपने एक बॉल निकाला है, मान लीजिए वो बॉल व्हाइट कलर का है, तो आपको क्या करना है, जो K बॉल्स है उसके साथ along with, ठीक है, इस व्हाइट बॉल को तो वापस पुट करना है, के बॉल्स को भी पुट करना है, और वो के बॉल्स व्हाइट कलर की होगी। अगर आपके पास वो एक बॉल जो निकलता है वो अगर ब्लैक कलर का है, तो फिर आपने वापस डालना है उस ब्लैक बॉल को के बॉल्स के साथ, और वो जो के बॉल्स होगी वो कौन से कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। क्लियर है? आगे लिखा है, अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम, show that the probability of drawing a white ball now does not depend on K. अब मैंने क्या कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको क्या लेते हैं हम, A। तो पहला है ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल निकालना है और वो K पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। E1, मान लीजिए पहला बॉल, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, जो पहला बॉल निकाला वो मान लीजिए क्या है, व्हाइट है। E2, या फिर फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज, दूसरा कौन सा है, ब्लैक कलर का। क्लियर? 2 इवेंट ले लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, अगर E1 है व्हाइट, क्लियर, अगर वो जो M व्हाइट बॉल है, अगर एक बॉल व्हाइट कलर का निकला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, M, और टोटल M प्लस N,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब अगर वो बॉल ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर कितने हैं, N, M प्लस N। क्लियर है। सेकेंड क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड। कि अगर वो बॉल, ध्यान से सुनिए, अगर वो बॉल आपका E1 है, E1 मतलब क्या है, अगर वो व्हाइट कलर का है तो व्हाइट कलर का बॉल है तो मुझे के बॉल्स ऑफ व्हाइट कलर भी डालनी है, साथ में वापस पुट करना होगा। तो मतलब व्हाइट कलर क्या है मेरा, M है व्हाइट बॉल्स, ठीक है। उसके साथ मुझे के बॉल्स भी वापस डालनी है, व्हाइट कलर की होनी चाहिए। और टोटल क्या हो गया, M प्लस N प्लस के आ गया। नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, इसमें M भी थी N भी थी, वापस साथ में के भी आ गई। सेकंड, अगर वो बॉल मेरा ब्लैक कलर का है, तो अगर वो ब्लैक कलर का है तो आपको क्या करना है, के बॉल्स आ जाएगी साथ में ब्लैक के साथ, और के बॉल्स ब्लैक कलर की होगी, बट हमें इवेंट क्या है, ए क्या है, व्हाइट बॉल होनी चाहिए। तो E2 जब अकर हुआ, ठीक है, के ब्लैक बॉल्स आ गई अंदर इसमें, बट मुझे तो प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है। कौन किसकी निकालनी है, व्हाइट तो फिर भी आपके पास M ही रहे। क्लियर, व्हाइट कितने रह गए आपके पास, M। क्यों, क्योंकि के को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट टोटल तो M प्लस N प्लस के होगा। क्लियर है। आई रिपीट कि अगर ब्लैक बॉल था वो, तो आप के कलर के भी जो है ब्लैक बॉल्स, जो के बॉल्स है वो भी ब्लैक कलर के हो गए, यहाँ पुट कर दिया। यहाँ क्या बन गया, M प्लस N प्लस के, ये दोनों ब्लैक कलर के हैं, बट मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट कलर की। तो अंदर तो व्हाइट कलर ही रहा, तो व्हाइट ओवर टोटल, ठीक है। तो अब आप द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 M प्लस N, P ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड M प्लस K, M प्लस N प्लस K प्लस P ऑफ E2 N M प्लस N मल्टीप्लाई M प्लस N प्लस K। एलसीएम कर दो, M प्लस N प्लस K, और ऊपर M, ये हो जाएगा आपका M और M प्लस K, और यहाँ M टोटल, M कॉमन ले लो तो M प्लस K प्लस N, और नीचे M प्लस N प्लस N प्लस K, कैंसल आउट। फाइनल क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A M प्लस N। तो मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, और वो के पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ के है, के तो है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर, आई थिंक क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेस थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्न ए कंटेन्स 2 white 1 black and 3 red, 2 white 1 black and 3 red, 2 white 1 black and 3 red balls. On B contains 3 white 2 black, 3 white 2 black and 4 red balls. ये है आपके पास B। एंड नेक्स्ट, on C contains 4 white 3 black, 4 white 3 black and 2 red balls. क्लियर है। आपके पास पूछा है 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम। अब ये नहीं पता कि कौन सा अर्न चूज करना है। 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड 2 balls ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। जो भी आपने चूज किया उसमें से 2 निकालने हैं। ये चूज किया तो 2, ये चूज किया तो 2, मतलब कोई भी चूज करेगी उससे 2 balls निकालने हैं। इफ द चूजन बॉल हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक, अगर आपने जो भी अर्न चूज किया उससे क्या लेने हैं, आपको रेड एंड ब्लैक बॉल लेने। अब ये पहले से ही दिया है तो ये क्या है, ए है। तो ए जो हमारा है वो है आपका द बॉल्स टू बी ड्रॉन बॉल्स टू बी रेड एंड ब्लैक। क्लियर। और इवन E2 क्या है, अर्न ए इज चूजन, अर्न ए इज चूजन। E2 अर्न बी अगर चूज किया आपने तो ये इवेंट है, और E3 अर्न सी अगर आपने चूज किया है, ठीक है। और आपको ए आपके पास है 2 balls ड्रॉन एट रैंडम, 2 balls निकालने हैं और वो क्या होने चाहिए,
are red and black. 2 balls drawn are red and black. 2 balls drawn at random are red and black. अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी E1, E2 एंड E3, 3 अर्न है, एक A, एक B और एक C. क्लियर? तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3. इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3. क्लियर? अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, 2 बॉल्स निकालने हैं रेड एंड ब्लैक कलर की. तो अगर मैंने P ऑफ A ओवर E1, अगर मैंने पहला अर्न A चूज किया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 रेड एंड ब्लैक बॉल की. तो ये है रेड बॉल कितने हैं? 3, उसमें से एक निकालना है. ब्लैक 1 है, उसमें से एक निकालना है. टोटल कितना हुआ? 5 और इनका ऐड 6C2. सिमिलरली P ऑफ A when E2 हैज अकर्ड, अगर वो यहां से चूज किए हैं तो रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक निकालना है. रेड 4 है, उसमें से एक निकालना है. ब्लैक 2 है, उसमें से एक निकालना है. टोटल हो गया 7, 9C2. क्लियर? नेक्स्ट P ऑफ A when E3 हैज अकर्ड, अगर वो मैंने C अर्न चूज किया है, यहां से भी रेड एंड ब्लैक निकालना है एक एक. तो रेड 2C1, ब्लैक कलर का 3C1 ओवर टोटल कितना हो गया? 7 to 9, 9C2. क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं. 3 into 1 और 6 into 5, 2 into 1. तो ये हो गया 3 2 2 और 2 कैंसल, 1/5. सिमिलरली 4 into 2 और 9 8 2 1. ठीक है? तो ये हो गया 4 2 और 2 कट, दैट मीन्स 2/9. एंड ये हो गया 2 into 3, 9 into 8 2, 2 4 4, 2 3, दैट मीन्स 1/6. क्लियर? अब हमने क्या करना है? बेस थ्योरम लगानी है. आपको क्या करना है? आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम अर्न बी. ठीक है? दोनों किससे होने चाहिए? बी से होने चाहिए. तो बी कौन सा है? इवेंट 2. दैट मीन्स मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर ए आपके पास ये गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 P ऑफ A ओवर E2 ओवर कितने इवेंट्स है? 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, प्लस आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 हैज अकर्ड. तो ये कितना हो जाएगा? E2 कितना निकला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3, A ओवर E2 2/9, प्लस ये है E1 1/3 और A ओवर E1 1/5. नेक्स्ट E2 यही था जो ऊपर लिखा है, और प्लस 1/3 और A ओवर E3 है 1/6. ये आपका फाइनल है. तो अगर आप 1/3 कॉमन लेना चाहते हैं, यहां से 1/3, क्योंकि यहां से कॉमन आ जाएगा वो कट ऑफ हो जाएगा. क्लियर? कॉमन ले लेना. तो कितना बचा? 2/9 और ये 1/5 प्लस 2/9 प्लस 1/6. तो ये हो गया आपका 2/9, 5, 9 एंड 6. तो 5 को छोड़ के 9 6 54, प्लस 9 को छोड़ के 30, 32 60 एंड 6 को छोड़ के 45. दैट मीन्स 2/9, 5, 9, 6 ओवर, ये ऐड कर लो, ये हो गया 9, 159. क्लियर? तो अब आपका कैंसिल हो रहा है काफी कुछ, और ये 3 2 5 3 15, 3 3 9, ये आपका 53 आ गया. और ऊपर कितना रहा? 2 into 5 into 2. तो फाइनल आंसर इज 5 to 2, तो 20/53. 20/53 आपका फाइनल आंसर. क्लियर है? तो इसमें सिर्फ इतना दिया है कि ए आपका पहले से ही गिवन दिया होता है, आपको इवेंट इनमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है किसी की. तो ये है आपका बेस थ्योरम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट. एक कार्ड गुम हो गया. टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हार्ट. ठीक है? तो आपको पता है 2 कार्ड निकाले और पाया गया कि वो क्या है? हार्ट है. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी अ हार्ट. तो अब आपको इवेंट लेने हैं, स्पेड, क्लब, मिसिंग कार्ड्स.
ठीक है। स्पेड होगा या फिर क्लब होगा या फिर नेक्स्ट क्या होता है, डायमंड होता है, क्लियर। तो मिसिंग कार्ड इज अ हार्ट, पहला E1। अगर मान लीजिए मिसिंग कार्ड इज अ हार्ट, और E2 नेक्स्ट मिसिंग कार्ड इज, मान लीजिए स्पेड है, क्लियर। एक होता है E3 मिसिंग कार्ड क्लब, और एक होता है E4 मिसिंग कार्ड इज डायमंड। 4 टाइप के होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अब पूछा क्या है, 2 कार्ड्स आपने ड्रॉन किए और पाया गया वो जो कार्ड उठाया वो हार्ट था, तो मतलब ये ए लेते हैं हम, तो जो पहले से ही गिवन दिया होता है। ड्रॉइंग 2 हार्ट कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन दिया। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी अ हार्ट, मतलब मिसिंग कार्ड क्या है, वो हार्ट है। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए आपके पास पहले से ही दिया है, आपको निकालना है कि वो जो मिसिंग कार्ड है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड की जो है हार्ट है, तो मतलब वो क्या लिया मैंने, E1। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है व्हेन ए हैज अकर्ड, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, तो आप सबसे पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालिए। P ऑफ E1 कितना हो जाएगा, सबको पता है कि 13 कार्ड होते हैं, 13 13 13, तो टोटल कार्ड्स कितने थे, 52, 13/52, तो 1/4। इसी तरह P ऑफ E2 भी, P ऑफ E3 भी, P ऑफ E4 भी, 13 कार्ड्स होते हैं, कितना हुआ, 1/4 हुआ, क्लियर। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। अब एक कार्ड मिस हो गया है और वो मिसिंग कार्ड क्या है, हार्ट है, तो 13 थे, कितने हो गए आपके, हो गए 12, तो 12 कार्ड बचे। 12 में से क्योंकि 13 कार्ड थे, एक कार्ड गुम हो गया, 13 में से 2 कार्ड उठाने हैं, और यहां से कितना, एक कार्ड सॉरी मिस हुआ है, तो एक कार्ड मिस हुआ है, टोटल 13 थे, तो कितने बचे 12, और टोटल में से भी कम हो जाएगी 51C2। सिमिलरली A ओवर E2। अब अगर मिसिंग कार्ड आपका क्या है, स्पेड है, तो अगर वो स्पेड, मिसिंग कार्ड आपका क्या है, स्पेड है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फिर भी हार्ट की, तो ऑब्वियसली बात है हार्ट तो 12 ही रहेंगे, बट आपको स्पेड कितने रहेंगे, स्पेड तो 13 ही रहेंगे, सॉरी स्पेड तो 13 ही रहेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको हार्ट की, तो ये हो गया 51C2। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही हो जाएंगे, क्या, P ऑफ A ओवर E3, P ऑफ A व्हेन E4 हैज अकर्ड, क्योंकि E3 इज क्या है, कार्ड कौन सा है, क्लब, तो क्लब 13 ही है, उसमें से 2 उठाने हैं, और 51 एक कार्ड गुम है, यहाँ भी 13 ही है, उसमें से 2 उठाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें ड्रॉइंग 2 कार्ड्स का किससे होने चाहिए, हार्ट से होने चाहिए, क्लियर। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, P ऑफ E1, 1/4, P ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड, तो ये हो गया 12C2 एंड 51C2। सिमिलरली ये पहले नीचे आएगा 51C2 प्लस, फिर है आपका 1/4, और अगर आप करेंगे A ओवर E2 13C2, और ये हो जाएगा 51C2। सिमिलरली 1/4 13C2 51C2, सिमिलरली 1/4 13C2, 4 इवेंट्स थे 51C2, ये आ रहा है। तो देखिए ये, और सब में से यहाँ से सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से 1/4 ये 13 ही है, क्लियर। ये ठीक है, ये आपका क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम क्या है आपका 1/4 51, 1/4 51C2, यहां से कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 12C2, नीचे 12C2, और ये 1 2 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम 13C2 बचेगा, क्लियर। तो अब कितना हो गया ये, अब सॉल्व कर लेते हैं, 12 इंटू
12C2 अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 इंटू 11, 1 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 66, और ये भी 66 हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स 13 इंटू 12, 1 इंटू 2, 6 जा 78, 78 मल्टीप्लाई बाय 3, 66, 66 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24, 21 और 2, ठीक है, ये ऐड करके 66, और ये हो जाएगा आपका 10, 9, 10 और 3, तो 11 6 एंड 56, तो 11/50 आपका फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर है बेस थ्योरम एंड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियोस देखते रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।